मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही रोमांचकारी स्टोरी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि हाल ही में 9 किलो सोना, नेपाली में सुन कहते हैं, 9 किलो सोना लेकर आए एक चीनी नागरिक। वह आराम से काठमांडू आता है और वह यहाँ से सुरक्षित वापस अपने देश चाइना भी चला जाता है। और 9 किलो सोना का कोई यहाँ पर लेखा जोखा नहीं है। कैसे यह गायब हुआ, किस तरह गायब हुआ, किसी को जानकारी नहीं है। बजाबते वह नागरिक एयरपोर्ट पर उतरता है। एयरपोर्ट पर कुछ संदेह जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद में वह व्यक्ति अपना पासपोर्ट छोड़ के बाहर आ जाता है। फिर उसके कल होकर वह एयरपोर्ट पहुंचता है, उसको पासपोर्ट वहां से मिल जाता है। वो आता है काठमांडू और काठमांडू में रहकर उसके आने के तीसरे दिन वो वापस अपना देश सुरक्षित लौट जाता है। अब आप आइए, इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं उस रहस्य के बारे में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मित्रों, 9 किलो सोना के पीछे क्या छिपी हुई कहानी है, वह नेपाल के करीब करीब बहुत सारे पत्रिका में आ गया है। मैं आपके समक्ष ले रहा हूं नया पत्रिका से। कल की नया पत्रिका में इसकी रोमांचक कहानी का जिक्र किया गया है। और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, यह आपको यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, जो यहाँ के CIB है, यानी कि प्रहरी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, उसका रिपोर्ट है। उसने 2 दिन पहले यह रिपोर्ट जताई। अब इससे यह पता चल सकता है कि हमारा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल ये सोना तस्करी के मामले में कितना सजग है। यह CIB रिपोर्ट के जरिए आपके समक्ष मैं दे रहा हूं। और जब यह CIB ने जांच पड़ताल की तो 6 व्यक्ति गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उसके बाद गृह मंत्रालय भी इसमें दिलचस्पी ली है। आइए, सुन कहा जाता है, यानी कि नेपाली में सुन है गोल्ड, यानी कि सोना तस्करी की ये चीनिया नई शैली, यही कहकर यहाँ पर निकाला गया है। चीन को आप एक और अगर पकड़ते हैं किसी चीज़ में, उस पर रोक लगाते हैं, तो हमेशा नया तरीका निकालने में माहिर है चीन। आपको नकल करने में पहले ही से माहिर है। आप जानते ही हैं कि वो विश्व के कोई भी सामान कहीं भी आविष्कार होता है, लेकिन उसका नकल करके चीन बहुत जल्दी निकाल देता है और वह विश्व का मार्केट पकड़ता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं आज आपको इस नेपाली पत्रिका, और ये नया पत्रिका है यहाँ की, उसमें लिखी खबर आपके समक्ष रख रहा हूं कि चीनी नागरिक आखिर कैसे ये सोना तस्करी नेपाल और भारत में करते हैं। बात है 10 गते पुष 2079 के सुबह करीब 7 बजे फ्लाई दुबई से चीनिया नागरिक, उसका नाम है ली हासोंग। ली हासोंग का अवतरण होता है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर। वह उसके हाथ में 2 सूटकेस है, 2 ब्रीफकेस लेकर वो आता है। जब हैंड कैरी का एक्सरे किया जाता है तो वहाँ पर जो उपस्थित कर्मचारी थे उनको जरूर संदेह होता है।
वह संदेह में उसको लगा कि इस सूटकेस में कुछ आपत्तिजनक यानी कि सोना जैसी सामग्री रखा गया है। बाद में कहा जाता है कि ये विद्युतीय चुरोट, चुरोट मतलब सिगरेट, आजकल विद्युतीय सिगरेट का चलन है और वही विद्युतीय सिगरेट उसमें रखकर लाया गया है। फिर भी वहाँ उस समय उपस्थित कर्मचारी दोनों सूटकेस को रोक लेता है, उसको जब्त करता है उस समय, और उसके साथ ही चीनिया नागरिक का पासपोर्ट भी रखा जाता है और पासपोर्ट रखकर फिर चीनी नागरिकों को जाने दिया जाता है, आप काठमांडू जाइए। वह ली हासोंग वहाँ अपना दोनों अटैची से सूटकेस छोड़ के काठमांडू आ जाता है और ठीक कल ही होकर ली होसंग साहब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर अब पता नहीं कौन सा अधिकारी थे, उनको पासपोर्ट वापस कर देता है। वह पासपोर्ट वापस हो गया लेकिन सूटकेस वहीं पर रह जाता है उनका। लेकिन वह जब काठमांडू आया और काठमांडू आकर जब देखता है कि उसका सूटकेस नहीं निकलने वाला है या वो अपना सूटकेस के सामग्री का इंतजाम कर लेता है, तो फिर वो कल होकर अपना पासपोर्ट लेकर आराम से एयरपोर्ट आता है और एयरपोर्ट से वापस चला जाता है। अब यहाँ देखिए गौर करने वाली बात क्या है, उस व्यक्ति को आने दिया गया और जाने में भी नहीं रोका गया, जबकि आपत्तिजनक सामान उसके सूटकेस में था और वह सूटकेस एयरपोर्ट पर रखा गया है। लेकिन वह व्यक्ति चला गया। कहा गया है कि उसमें विद्युतीय सिगरेट रखा गया है। अब आइए उसमें वजनदार सूटकेस को देखकर भंसार के कर्मचारी उसमें आरसी टैग लगाकर सूटकेस अपने नियंत्रण में तो ले लिया, लेकिन चीनिया नागरिक को नियंत्रण में नहीं रख सका। यह कितना बड़ा इसके पीछे गैंग होगा और कितनी बड़ी साजिश है, इससे आपको पता लग सकता है। अब इसका जो नियंत्रण में लिए गए सूटकेस को बताया जाता है कि 1.5 महीना तक सूटकेस यथावत रहा और 1.5 महीना तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक 29 माघ में विमानस्थल कार्यालय के प्रशासनिक भवन जो है सो उसको अलग किया गया। उसके बाद जो है सो वह सूटकेस के बारे में कार्यालय के पूर्व सुरक्षा गार्ड, वहां पर पूर्व सुरक्षा गार्ड जिसका नाम है निर्मल बिक, उसको कहीं ना कहीं से ये खबर मिली। अब वह सूटकेस जो जिसमें कि विद्युतीय सिगरेट था, वो सिगरेट लेकर वो अपना एक एजेंट था वहाँ, मैं आपको बता दूं, उसको देखने के लिए जो उसको एजेंट को बुलाया गया और वह एजेंट क्या देखता है कि उसको पता था कि उसको खबर था पहले से कि विद्युतीय सिगरेट में धुआं नहीं होता है, तो उसमें से एक सिगरेट निकाल के उसने टेस्ट किया और टेस्ट करके देखा तो उसमें वास्तव में धुआं नहीं है। धुआं नहीं आने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ है। उसने सिगरेट को खोला, सिगरेट खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोना रखा गया है। अब वही सिगरेट जो है सो भंसार में एक कान दो कान मैदान, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है और सबको ये मालूम हो रहा है कि भाई वो विद्युतीय सिगरेट जो है उसमें भारी मात्रा में सोना छिपाकर लाया गया है। अब यही बात जो एजेंट है दिनेश बसनेत, जब उसको पता चला तो वो अपना वहाँ पर सक्रियता बढ़ा दिया। सक्रियता बढ़ाने के बाद उसने एक नाटकीय योजना रचा। उसके तहत क्या हुआ कि उसने कुछ दूसरा सिगरेट
विद्युतीय सिगरेट का वो जमा किया और उसने सोच लिया कि अब इस सिगरेट को हम रिप्लेस कर देते हैं और सोना वाला सिगरेट लेकर निकल जाए। तो बसनेत साहब ये काम करने के लिए वहाँ पर आ गए। अब इसमें है कि उसके लिए बसनेत जी को एक मुद्दा फांट है। उस मुद्दा फांट के एक नायब सुब्बा जिसका नाम है रेवंत खड़का, वो रेवंत खड़का को मिलाना पड़ा। रेवंत खड़का जी उसको मदद करते हैं और इस योजना के अनुसार 29 गते फाल्गुन नासू खड़का दोनों सूटकेस को उठाकर भंसार के एयरपोर्ट कस्टम के बाहर एक रूम है, जिस रूम में आपको वहाँ का गंदा, नेपाली में फोहर कहा जाता है, जो गंदगी सब बाहर फेंका जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को फेंका जाता है, उस दोनों सूटकेस को उस रूम में लाता है, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। वो बजाबते उसमें लाकर जो इसका योजना था उस योजना में वो सफल हो गया, यानी कि उस सिगरेट को बदल दिया गया। अब यहाँ पर दिया गया है भंसार के मुद्दा शाखा वाला नायब सुब्बा बसनेत अपनी साझेदारी का भी उसमें क्लेम किया और उसने सिगरेट बदल दिया। अब ये चीज़ फिर दिया गया है CIB के रिपोर्ट में कि 18 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय इसमें लगा। अब देखिए इतना लंबा समय में ये लोग वहाँ तक सफल हो गया, लेकिन जब ये सूटकेस अदला बदली हो गया तो ये खबर पहुँची भंसार के प्रमुख के पास। आपको हम बता दें कि ये चोरी के आशंका में भंसार कार्यालय में उसके जब प्रमुख को यह खबर मिली तो प्रमुख साहब CIB में उसके बाद ये रिपोर्ट पेश करते हैं, एक निवेदन देते हैं कि CIB से इसका जांच करवाया जाए। लेकिन तब तक ये सिगरेट गोल्ड का काम संपन्न हो गया था, लाने पहुंचाने का। उसके बाद ये CIB और फिर CIB द्वारा जांच पड़ताल होती है और CIB ने जांच करते वक्त और करने के साथ उसने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई। मैं आगे बताता हूं कि इसमें कौन कौन लोग थे। अब ये 2 महीना बाद जब ये गिरफ्तारी हुई है तो CIB का भी संदेह करना जायज है। वो बार बार यह कह रहा है कि ये चीज़ अगर पहले कहा जाता तो ये पकड़ा जाता, हम वो चाइनीज़ नागरिक को भी पकड़ सकते थे। लेकिन जब वो चाइनीज़ नागरिक को छोड़ दिया गया और उसके बाद हमको यह रिपोर्ट दिया गया है। अब अनुसंधान के क्रम में आप आइए, इसमें ये नेपाली में लिखा हुआ है, मैं उसको बता रहा हूँ। अनुसंधान को क्रम में शंकास्पद भूमिका देखिए पिछले ज्येष्ठ 30 में भंसार कार्यालय के मुद्दा शाखा नायब सुब्बा रेवंत खड़का को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने स्वीकार भी किया कि इसमें सोना था और उसने उसके यह भी स्वीकारा कि उसने 65 लाख रुपया लिया है। ये CIB का रिपोर्ट है, जिसमें से 65 लाख में से 25 लाख वो अपने साथी को दिया और 40 लाख रुपया अपने संबंधी को दिया। यह जब्त भी हुआ है क्योंकि CIB के एक शाखा है जिसको बोला जाता है कसूर जन्य संपत्ति व्यवस्थापन विभाग, उसने इसको जब्त भी कर लिया है। अब जब्त करने के बाद ये सब खुलता गया, लेकिन ये पैसा जब्त हुआ, वह सोना नहीं। 9 किलो सोना अभी भी संदेह में है। अब आइए उसके बाद दिनेश
व्यक्ति ऑनलाइन पैया और उसको जो पैसा दिया है वह एजेंट ही था, वह दिनेश बसनेत ले सुन अपने संबंधी गोपाल सुवेदी और भाई दीपेश बसनेत के मार्फत बिक्री करने की बात आ रही है। और वह इस सोना बेचने में केवल नेपाली ही संलग्न नहीं है, इसमें भारतीय व्यापारी भी संलग्न है। इसी में जो लिखा हुआ है कि इसमें एक चश्मा का और घड़ी का दुकान करने वाले विशाल बाजार के व्यापारी हैं, जिनका नाम है साहेब राव मरगले, और उसने इसकी मध्यस्थता की है। और साहब राव मरगले ये अभी गिरफ्तार भी हैं, लेकिन उन्हीं के थ्रू यह सोना बाहर बिक्री किया गया। लेकिन साहब राव मरगले और लोगों का मानना है कि एक और व्यक्ति हैं भारतीय नागरिक नंद कुमार पंडाराम मरगले, ये दोनों लगता है कि अपने संबंधित हैं। वो साधु राम मरगले और दूसरा व्यक्ति है नंद कुमार पांडरम मरगले, जो कि जिसके मार्फत सोना बिक्री हुई थी। यह अनुसंधान क्रम में पता चलता है। अब आइए कि ये इसमें यह भी पता लग गया है सीआईबी को कि करीब 9 किलो सोना 6 करोड़ रुपए में बिक्री किया गया। अब बिक्री जो किया गया उसमें से कहा गया है कि बसनेत के अकाउंट में 80 लाख रुपया मिला है। अब इसमें आगे कहा गया है कि उन लोगों ने सिंधु पाल चौक में एक निवासी है, वहाँ के मेडिकल व्यवसायी हैं, अमृत कार्की के नाम में भक्तपुर ठीमी में कुछ जमीन भी खरीदा है उसी पैसा से। अब कार्की भी सीआईबी के जरिए गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ उनके साथी के नाम पर भी ये जमा किया गया है। अभी यहाँ स्थिति क्या है कि ये कार्की साहब सिंधुपाल चौक के हैं और आपको मैं बता दूं कि सिंधुपाल चौक जिला जो है सो चाइनीज बॉर्डर से सटा हुआ है और उस जिला में अगर आप जाइएगा थोड़ा गांव में भी अगर आप घूमते हैं तो सोना के माने में वो जिला धनी है। हर घर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश जगह वहां पर जाइएगा तो कुछ न कुछ सोना आपको मिल जाएगा, क्योंकि चीन से सटा हुआ जिला है और वो तातोपानी बॉर्डर खुला हुआ है और जगह से भी लोग वहां प्रवेश करते हैं। लेकिन ये भंसार के कर्मचारी जो ये बसनेत, इनका जब खुलासा होता है तो वो कहता है कि हम सिगरेट तो नहीं, हमको तो केवल 40 ठो सिगरेट उसमें मिला है। अब उसमें क्या था नहीं था, बस कुछ खुलने के लिए तो खुल गया है। अब इस तरह सीआईबी का है ये कि सुन तस्करी गर्ने समूहले लिलाम गरेर सो सुन तस्करी गराउने पहल गरिरहेको थियो। अब पकड़ाउ परेका 6 तथा केही फरार विरुद्ध प्रहरी अपराध विश्वासघात र संगठित अपराध कसूरमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। ये जो नियम है उस अनुसार से वो मुद्दा कर दिया है सीआईबी में। अब सीआईबी का ही कहना है कि आगमन मां भंसार को लापरवाही, प्रहरी लाई निषेध। उसने बहुत आरोप लगाया है कि यह जो आगमन होता है वहां पर प्रहरी को निषेध कर दिया गया है और यह निश्चित रूप से भंसार के कर्मचारी की लापरवाही है
कि उसने सोना जो आया, जब शंका हुआ तो शंका के बाद 2 सूटकेस रख लिया गया, उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। पुलिस को उसी समय खबर कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो खबर तब होता है जब सुन का अदला बदली हो जाता है, यानी कि 2 महीने बाद। तो ये, और CIB ने यह भी कह रहा है कि आखिर चीनी नागरिक को क्यों छोड़ा गया। उसका जब पासपोर्ट रोका गया, उसने ब्रीफकेस लाया, फिर उसको छोड़ दिया जाता है और वह वापस चला जाता है। तो यह एक गंभीर साजिश है इसमें। आइए, इसमें AIG किरण वज्राचार्य हैं CIB के। अब उनका जो इसमें कहना है, उन्होंने यह बात कही है कि विमान स्थल बाट विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर सुन तस्करी हुन लागेको सुन चोरीको घटनामा एक चरणमा हामीले अनुसन्धान गरेर 6 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएका छौं। यसमा भन्सारका कर्मचारी पनि संलग्नता देखिएको छ। यो प्रकरणमा कतिपय विषयमा अझै अनुसंधान जारी छ। इनका मानना है कि अभी हम अनुसंधान कर ही रहे हैं, लेकिन हमने 6 कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ लोग अभी फरार हैं, जिसमें कि भारतीय नागरिक भी हैं जो कि मध्यस्थता किए थे। अब विमान स्थल में CC कैमरा का वीडियो स्टोरेज जो वहाँ पर देखा जा रहा है, तो वीडियो स्टोरेज नहीं है। बताया जाता है कि वो चाइनीज नागरिक इससे पहले, चीनिया नागरिक इससे पहले नेपाल में 7 बार आ चुका है और 7 बार आकर वो वापस चला गया है। लेकिन इस बार मात्र उसकी जानकारी आई। उसने यहाँ वज्राचार्य जी ने जो CCTV में भी निकालना कोशिश किया, तो वहाँ पर स्टोरेज में ये चीज़ नहीं मिला। उसका स्टोरेज ही या तो गायब है या उसमें से कम कर दिया गया है, कहीं रख दिया गया है। तो इनका मानना है कि यह एक बहुत बड़ा इसके पीछे गिरोह का है। अब इसमें कौन कौन इसको सुरक्षा दे रहे हैं, किसका हाथ इस पर है, सो अभी नहीं, अब अनुसंधान होगा तो उसी में पता चलेगा। अब ये 7 किलो, ये 7 बार आकर जो चाइनीज नागरिक चला गया है, इसलिए अब शंका किया जाता है कि करीब 6 वर्ष पहले नेपाल में ही 88 kg सुन बरामद हुआ था और 88 kg सुन तस्करी अनुसंधान में भी इस चीनी नागरिक को एक बार रोका गया था, पकड़ा गया था, लेकिन वह इसमें भी फरार हो गया। ये 88 किलो सोना जो 6 वर्ष पहले गिरफ्तार हुआ था, उस प्रकरण में भारतीय नागरिक नंद कुमार मरगले, उस समय भी उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बताया जाता है कि वो जांच पूछ करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको उस समय भी छोड़ दिया गया। लेकिन अभी ये व्यक्ति फरार है, ये व्यक्ति फरार है, इसलिए 9 किलो सोन का कोई अत्ता पत्ता नहीं मिल रहा है कि हालांकि ये सोन कहाँ गया। और अभी तक जो गिरफ्तार किए गए हैं उसका कुछ यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें है कि रेवंत खड़का नासू, दूसरा है भंसार एजेंट दिनेश बसनेत, और एक अग्रवाल साहब है वेद प्रकाश अग्रवाल। ये मध्यस्थकर्ता, इमीडिएटर हैं वेद प्रकाश अग्रवाल। अच्छा, साहब राव मरगले, ये व्यापारी जो इसमें विशाल बाजार में जिनका दुकान है, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और पूर्व सुरक्षा गार्ड जहां से शुरू होता है ये निर्मल बिक, ये भी इसमें गिरफ्तार हैं। और कुछ लोग फरार हैं जिनकी खोजी की जा रही है। मैं यह आपको आज बता रहा हूं, ये नया पत्रिका 24 आषाढ़ 2080
में निकाला गया है और ये नया पत्रिका में नवराज मैनाली जी का यह पूरा अनुसंधान रिपोर्ट है। तो मित्रों, मैं आज यह जो एक गिरोह की कहानी आपके समक्ष रखा हूँ, इसका जड़ मैं बता रहा था कि कुछ दिन पहले हमने एक अवमूल्यन, भारतीय रुपया का अवमूल्यन पर एक वीडियो भी बनाया था और हमारा ऑनलाइन पर भी आया था, जो हमारे राजनीतिक संपादक ललित झा का रिपोर्ट था। उसमें हमने यही जिक्र किया था और यही पर्दाफाश किया था कि ये भारत को कमजोर करने के लिए ये चीन द्वारा रचा गया यह प्रपंच है और वह सोना इतना ज़्यादा बॉर्डर पर लाके रख दिया है जिसके कारण भारतीय रुपया का अवमूल्यन हो रहा है और भारतीय लोग जहाँ की 2000 का नोटबंदी हो गया है वहाँ पैसा रखना मुश्किल है। स्वाभाविक है, नेपाल से बहुत बड़ा देश है, तो और लोग पैसा कहाँ रखें, इसके लिए सोना खरीद के रखना चाहते हैं और जिसके कारण नेपाली रुपये का बॉर्डर पर मूल्य बढ़ गया है। मैं इस चीज़ से सचेत करवा रहा था, उसका एक एपिसोड आज मैं इससे जोड़कर आपके समक्ष रखा हूं कि अवमूल्यन में केवल एक ठो नहीं, ऐसा कई सारा स्टोरी है जो कि काम कर रहा है और इस पर सुरक्षा निकाय कितना कमजोर है, जो कि अभी ये चिनिया नागरिक का जो पर्दाफाश हुआ है इससे आपको पता चल गया होगा। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।